नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे यूपीएससी हिंदी लेक्चर सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी या आरंभिक हिंदी के बारे में। तो यह यूपीएससी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पुरानी हिंदी को अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। वास्तव में जो पुरानी हिंदी है, इसके पहले मैं आपको अपभ्रंश और अवहट्ठ के बारे में पढ़ा चुका हूँ। और आधुनिक आर्य भाषाएं बोलते हैं, जैसे बंगाली है, मराठी है, बांग्ला है, तमिल है, ये मराठी इत्यादि है, बांग्ला इत्यादि, इन्हें कहा जाता है आधुनिक आर्य भाषाएं। तो पुरानी हिंदी अपभ्रंश के बाद जब आधुनिक आर्य भाषाएं आई, उसके पहले बीच में एक और भाषा आई जिसे कहते हैं पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी को प्रारंभिक हिंदी अथवा प्राचीन हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। पुरानी हिंदी के कई नाम हैं। इसे कहा जाता है प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी या आरंभिक हिंदी। तो आपके परीक्षा में जो भी पूछा जाए, इसका उत्तर यही आपको लिखना है। पुरानी हिंदी वास्तव में इसे नाम दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के शब्दों में अपभ्रंश का परवर्ती रूप ही पुरानी हिंदी है। जो अपभ्रंश भाषा थी, उसके बाद में आने वाला जो रूप था। जब अपभ्रंश भाषा प्रचलित थी, उसके बाद में जो दूसरी भाषा प्रचलित हुई, उसे उन्होंने पुरानी हिंदी नाम दिया है। आइए अब हम देखते हैं कि पुरानी हिंदी वास्तव में है क्या और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पुरानी हिंदी का परिचय और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। पुरानी हिंदी के स्वरूप को लेकर विद्वान एकमत नहीं है कि इसका फॉर्म किस तरह का था, किस तरह का स्वरूप था। 13वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के समय में जब पहली बार अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, बिहारी आदि बोलियों के शब्दों का प्रयोग बढ़ रहा था, उस भाषिक स्थिति को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नाम दिया है। मतलब 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में जो भाषा प्रयोग में लाई जा रही थी, उस भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, बिहारी आदि बोलियों के शब्दों का प्रचलन बढ़ते जा रहा था। और जिस भाषा में इन शब्दों का प्रचलन बढ़ रहा था, उसे ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी नाम दिया है। और यही नाम आजकल प्रचलित है। ये याद रखेंगे, यही नाम प्रचलित है आजकल। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने, भारत के जो जाने माने भाषाविद हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा में प्रारंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी के 13 रूपों का विस्तार से उल्लेख किया है। मतलब डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार जो पुरानी हिंदी है अथवा प्रारंभिक हिंदी है, इसके 13 रूप हैं। पूरे विवेचन के उपरांत वे कहते हैं, डॉक्टर हरदेव बाहरी कहते हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मत सही जान पड़ता है कि 11वीं शताब्दी की परवर्ती अपभ्रंश, जिसे उन्होंने अवहट्ठ भी कहा है, परवर्ती अपभ्रंश को डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अवहट्ठ भी कहा है, इसी से पुरानी हिंदी का उदय माना जा सकता है। मतलब परवर्ती अपभ्रंश के बाद जो भाषा प्रयोग में लाई गई, उसे उन्होंने पुरानी हिंदी कहा है। मतलब पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सही कहा है। परंतु कठिनाई यह है कि उस संक्रांति काल, ट्रांजिशन जो पीरियड था, संक्रमण काल था, ट्रांजिशन पीरियड था, उसकी सामग्री इतनी कम है कि उसे किसी भाषा के ध्वनिगत और व्याकरणिक लक्षणों की पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है। डॉक्टर हरदेव बाहरी का यह भी कहना है कि परवर्ती अपभ्रंश से, जिसे उन्होंने अवहट्ठ भी कहा है, उससे यद्यपि पुरानी हिंदी की शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन वास्तव में पुरानी हिंदी में जो लिखे गए जो साहित्य हैं, साहित्यिक जो कृतियां हैं, वो सामग्री बहुत कम मिलती है। इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि पुरानी हिंदी की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये ध्वनिगत विशेषताएं कौन सी है, व्याकरणिक विशेषताएं कौन कौन सी है। पुरानी हिंदी का नामकरण अलग अलग विद्वानों ने पुरानी हिंदी अथवा आरंभिक हिंदी अथवा प्रारंभिक हिंदी को अलग अलग नामों से अभिहित किया है, अर्थात अलग अलग नाम दिया है। तो कुछ प्रमुख विद्वानों ने पुरानी हिंदी को क्या नाम दिया है, यह देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण उत्तरकालीन अपभ्रंश के रूप में किया है। तो आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुरानी हिंदी का नामकरण क्या किया है। तो उन्होंने किया है उत्तरकालीन अपभ्रंश। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुरानी हिंदी को उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा है। उत्तरकालीन अपभ्रंश मतलब अपभ्रंश के बाद की भाषा। पंडित वासुदेव शरण अग्रवाल ने उदीयमान हिंदी के रूप में, उदीयमान हिंदी मतलब जिसने अभी अभी जन्म लिया है, नया, जिसका प्रचलन अभी हाल ही में शुरू हुआ है, उदीयमान हिंदी के रूप में। और डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने इसे परवर्ती संक्रांतिकालीन अपभ्रंश के रूप में किया है। परवर्ती मतलब बाद का, संक्रांतिकालीन मतलब जो ट्रांजिशन जो पीरियड होता है,
जब एक भाषा के रूप में परिवर्तन होता है तो बीच में जो परिवर्तन का जो दौर होता है उसे हम कहते हैं संक्रांति काल। तो इस प्रकार डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने उसे कहा है परवर्ती मतलब बाद का, संक्रांतिकालीन मतलब ट्रांजिशनल पीरियड अपभ्रंश के रूप में किया है, मतलब बाद में जो संक्रांति काल था उसके अपभ्रंश के रूप में किया है। ये तो नाम हो गया। अब पुरानी हिंदी की भाषागत विशेषताएं देख लेते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। उत्तर में आपको टिप्पणी भी यदि लिखना हो तो इन सब बातों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। शब्द सीमा आप देख लें कितनी शब्द सीमा है परीक्षा में, उसके हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। मुख्य रूप से मैं इन बातों को आपको समझाना चाह रहा था, बाकी ये सारे कंटेंट आपको किताबों में भी मिल जाते हैं। पुरानी हिंदी की भाषागत विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, स्वरों का ह्रस्वीकरण और दीर्घीकरण भी मिलता है, मतलब लघु स्वर और दीर्घ स्वर दोनों प्रयोग में लाए जा रहे थे। सभी शब्द स्वरांत होने लगे, मतलब शब्दों का अंत स्वर के रूप में होने लगा। संस्कृत की व्यंजनांत परंपरा पूरी तरह से समाप्त हो गई। संस्कृत भाषा में शब्द जो समाप्त होते थे व्यंजन से समाप्त होते थे, क ख ग घ इत्यादि से, लेकिन इसमें शब्द स्वरांत होने लगे, आ ई इत्यादि स्वरों के माध्यम से समाप्त होने लगे। शब्दों में उकारांतता बढ़ गई, मतलब अंत में ऊ की मात्रा जरूर आने लगी प्राय, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगा कि उन शब्दों में ऊ की मात्रा आखिरी में आने लगी, उकारांत, ऊ से समाप्त होने वाले। इसी कारण पुरानी हिंदी को उकार बहुला भाषा कहा गया है। इसीलिए पुरानी हिंदी को क्या कहते हैं, उकार बहुला भाषा, मतलब शब्दों के अंत में ऊ जो स्वर है उसका बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा था। री जो री ऋषि का होता है, इसके स्थान पर री अ उ ई जैसी अन्य कोई ध्वनियां आ गई, मतलब जो ऋषि का री का जो प्रयोग होता था संस्कृत में, उसके स्थान पर ये सारे शब्द आ गए, ध्वनियां आ गई जो सरल है। जैसे ऋतु को ऋतु ही बोलते हैं, नृत्य का हो गया नच, अमृत का हो गया अमी, मतलब जो संस्कृत से थोड़ी सरल भाषा होने लगी थी, शब्द सरल होने लगे थे। श का प्रयोग बहुत कम मिलता है, श के स्थान पर ख पढ़ा जाता है, मतलब जो श शक्कर का और श षटकोण का होता है उसका प्रयोग बहुत कम मिलता है, और उसकी जगह में ख पढ़ा जाता था, ख खरगोश का। रा और ला में एकालाप दिखाई देता है, मतलब कभी रा को ला बोलते हैं, कभी ला को रा बोल देते हैं। रा का ला तो कहीं ला का रा मिलता है, कभी कभी रा को ला पढ़ दिया जाता है, कभी ला को रा पढ़ दिया जाता है। जैसे कि हरिद्रा से बन गया हल्दी, सरिता से बन गया सलिता। इस प्रकार के संक्रमण वहां पर देखे जाते थे। इस प्रकार व और ब का भेद भी समाप्त हो गया, जैसे बकरी है तो वकरी, व और ब में ज्यादा भेद नहीं किया जा रहा था उस समय। पुरानी हिंदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण है, मतलब बीच में कोई व्यंजन या कोई अक्षर लुप्त हो जाता है वो दीर्घ रूप में सामने आता है। अभी उदाहरण में देखेंगे, अवहट्ट में संयुक्त व्यंजनों के द्वितीयकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जहां पर संयुक्त व्यंजन है वो दो बार प्रयोग में लाए जाते हैं। पुरानी हिंदी में द्वित्व भी केवल एक व्यंजन में स्वर बढ़ गया है और दूसरा लुप्त हो गया है ना। पुरानी हिंदी में भी जो द्वित्व है उसमें भी केवल एक व्यंजन में स्वर बढ़ गया है और दूसरा लुप्त हो गया है, मतलब व्यंजन की जगह में स्वर का प्रयोग होने लगा था। जैसे कृपण है तो कृपान हो गया, जैसे प है तो प के साथ आ की मात्रा आ गई, और जा हो गया ना हो गया। पुत्र है तो पुत्र, ये ता दो बार आ गया, द्वितीयकरण हो गया, पुत्र से बन गया पुत्र और पुत्र से बन गया पूत। इसी प्रकार शब्द के बीच में आने वाले संयुक्त व्यंजन द्वित्व हो गए। शब्द के बीच में जो व्यंजन आ रहे थे, जैसे ता हो गया, टा हो गया, ऐसे व्यंजन द्वित्व हो गए, दो बार आने लगे। अवहट्ट में ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं, परंतु प्रारंभिक हिंदी में ऐसे बहुत ज्यादा उदाहरण है। जैसे दुर्जन है तो जो ज शब्द है, ज व्यंजन है, दो बार आ गया, दुर्जन, तो ज का द्वितीयकरण हो गया। इसी प्रकार अक्षर, अक्षर में क और ख दोनों आने लगे, मतलब द्वितीयकरण हो गया है, ख आ गया एक्स्ट्रा। पुरानी हिंदी में नए नए व्याकरणिक नियम विकसित हुए, मतलब अपभ्रंश और अवहट्ट से अलग एक नया व्याकरणिक नियम यहाँ पर विकसित हुआ था। पुल्लिंग बहुवचन के लिए, पुल्लिंग बहुवचन जो शब्द बहुवचन के थे, जो शब्द पुल्लिंग के थे उनका बहुवचन रूप में ए और ना प्रयोग होने लगे। जैसे बेटा है तो बेटे, एक ही मात्रा आ गई, और बेटा है तो बेटन, मतलब बेटे और बेटन मतलब एक से अधिक बेटे, बेटा का बहुवचन, ए और ना प्रयुक्त होने लगे। स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए जो शब्द स्त्रीलिंग थे इनका बहुवचन बनाने के लिए अन, आधा न और हा, ए आ इत्यादि प्रयुक्त हुए। जैसे सखियन, सखी एक सखी होगी, और सखियन मतलब एक से अधिक सखियां। बिथिन, बिथी से बिथिन, अखियां, आंख से अखिया।
स्त्रीलिंग शब्द प्राय इकारांत हैं, मतलब ई से समाप्त होने वाले। आखी, ये ई से समाप्त होने वाला शब्द है। आगी, ये गी ई से समाप्त होने वाला शब्द है। दुल्हिनी, ये बड़ी ई की मात्रा से समाप्त होने वाला शब्द है। तो स्त्रीलिंग जो शब्द है इकारांत है। इकारांत मतलब ई से समाप्त होने वाले। अब वो ई चाहे छोटे ई की मात्रा हो चाहे बड़ी ई की मात्रा हो, समझ रहे हैं। ये जो होता है छोटे ई की, ये छोटा ई हो गया ये, और ये हो गया ये बड़ी। तो या तो ये छोटे की मात्रा प्रयोग में ला रहे थे या फिर बड़े की मात्रा प्रयोग में ला रहे थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। स्त्रीलिंग जो शब्द हैं वो क्या है? इकारांत हैं। स्त्रीलिंग वाले जो शब्द हैं वो क्या है? इकारांत हैं। पुरानी हिंदी में कौन सा साहित्य रचा गया? पुरानी हिंदी का साहित्य कौन सा है? आरंभिक हिंदी की प्रामाणिक रचनाओं या स्रोत के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। मतलब विद्वान एक मत नहीं है कि यह रचना पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी में लिखी गई है कि नहीं, यह अपभ्रंश में लिखी गई है कि अवहट्ट में लिखी गई है कि पुरानी हिंदी में लिखी गई है। क्योंकि जो यह पुरानी हिंदी है यह अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय जो भाषाएं हैं उनके बीच की कड़ी है, उनके बीच में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा है। तो इसका साहित्य के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। जहां एक ओर सरहबा और कन्हप्पा आदि सिद्धों की रचनाएं हैं, वहीं दूसरी ओर पुष्पदंत, स्वयंभू आदि जैन कवियों की रचनाएं। कुछ लोग कहते हैं कि सरहपा कन्हप्पा की जो रचनाएं हैं वे इसमें लिखी गई हैं पुरानी हिंदी में। उसी प्रकार पुष्पदंत जो जैन कवि हैं, स्वयंभू आदि जैन कवि हैं, इनकी रचनाओं को भी माना जाता है कि पुरानी हिंदी में लिखी गई है। इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं रोडा कवि की राउलवेल, रोडा कवि की रचना है राउलवेल, और साथ ही विद्यापति, मैथिल कोकिल विद्यापति और अमीर खुसरो की भाषा में भी पुरानी हिंदी के कुछ तत्व मिलते हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है और विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो इनकी कृतियों में भी कुछ तत्व पाए जाते हैं। इसी प्रकार संदेश रासक, अब्दुल रहमान नाम के जो कवि हैं उनकी कृति है संदेश रासक, प्राकृत पेंगलम, प्राकृत व्याकरण, पुरातन प्रबंध संग्रह, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर और कीर्तिलता। विद्यापति की कृति है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। यही उस समय के प्रमुख ग्रंथ हैं जिनकी भाषा अवहट्ट एवं पुरानी हिंदी कही गई है। तो ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनके बारे में विद्वानों का कहना है कि ये रचनाएं या तो अवहट्ट में लिखी गई हैं या फिर पुरानी हिंदी में लिखी गई हैं। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। परीक्षा में निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी रहता है, लेकिन यूपीएससी में क्या है, टाइम कम रहता है और शब्द सीमा का भी आपको पालन सुनिश्चित करना पड़ता है। तो यदि आपके पास समय हो तो निष्कर्ष के रूप में कुछ बातों को जरूर लिखें। पुरानी हिंदी अपभ्रंश तथा आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं ने जब जन्म लिया, उसके पहले बीच की जो भाषाएं थी, जैसे आपका हो गया बंगला हो गया, मराठी हो गया, मैथिली हो गया इत्यादि, बीच में जो भी भाषाएं प्रयोग में उस समय लाई जा रही थी, नेपाली इत्यादि, तो उनके बीच की कड़ी है। विभिन्न विद्वानों में बंगला इत्यादि भी, विभिन्न विद्वानों में इसके स्वरूप को लेकर मतभेद की स्थिति है। ऊपर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि इसका स्वरूप किस प्रकार था, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इस भाषा का काल लगभग 13वीं या 14वीं शताब्दी का है, जब पहली बार हिंदी तथा उसकी बोलियां स्वतंत्र रूप में प्रकट होने लगी थी। लगभग 14वीं शताब्दी के बाद से खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग साहित्य में होने लगा था और उसकी बोलियों का प्रयोग। इस भाषिक स्थिति को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया और उन्हीं के द्वारा किया गया नामकरण आज तक प्रचलित है। यह बात हमेशा ध्यान में रखें, जो पुरानी हिंदी जो नाम दिया गया है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा दिया गया है और यह नाम आज भी प्रचलित है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ध्वनि व्यवस्था, चाहे व्यंजन हो, चाहे स्वर हो, या फिर व्याकरण रूप, संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि का प्रयोग हो, है ना, बहुवचन एक वचन का प्रयोग हो, तथा शब्द भंडार की दृष्टि से पुरानी हिंदी अपभ्रंश, अवहट्ट एवं मध्यकालीन हिंदी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि पुरानी हिंदी क्या है और पुरानी हिंदी की क्या क्या विशेषताएं हैं। यदि आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अपने मित्रों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।